नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए सेशन में। बीपीएससी एजीओ के लिए हम प्रैक्टिस सेशन उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, जो आज वॉल्यूम 2 होने वाला है। तो वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट 2 नंबर रहने वाला है, क्योंकि एक सेट हमने वो कंप्लीट करवा दिया है 100 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर आज है, फिर 100 रहने वाला है क्वेश्चन, और वॉल्यूम 2 का ये है। तो 100 क्वेश्चन का ये सीरीज रहता है प्रत्येक दिन। तो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं करियर गैलेक्सी के साथ, तो जुड़ जाइए और चलिए शुरू करते हैं एक नए सेशन की ओर। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल क्वेश्चन 100 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं और कंप्लीट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया वो देखिए। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो किसके साथ युद्ध किया था? ये तिरहुत के राजा के साथ या सारण के राजा के साथ, चिरो सरदारों से। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तिरहुत के राजा के साथ युद्ध किया था 13वीं शताब्दी में। और बंगाल के ये राजा थे गयासुद्दीन। तो तिरहुत के राजा के प्रांतपति भी इसको कह सकते हैं, या गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा के साथ युद्ध किया था। तो इसके बारे में एक और कथन है। गयासुद्दीन को भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? चलिए, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या है? अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए, नहीं पता तो हम बता रहे हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, जी ये होता है, ये राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। भारतीय भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1951 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? प्रथम तो आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीने के लिए ये सीमित की जा सकती है। बाद में अगर ऐसा जरूरत पड़ता है तो उसे 6 6 महीना करके बढ़ाया भी जाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। जो निकोलस कोपरनिकस है, ये क्यों प्रसिद्ध है? अब बताइए। यह क्या बताए थे? जो बताए थे, बताने के लिए कि सूर्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। तो यही बताए थे कोपरनिकस, और इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो 1543 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था। तो लिटिल कमेंट्री प्रकाशित हुई थी, इसका एक पुस्तक था, जिसमें ये बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूरज का चक्कर पूरा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगती है? तो उत्तराखंड का कौन सा एक जिला है जो तिब्बत के सीमा से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा एक जिला है जो तिब्बत के सीमा से नहीं लगता है, लेकिन ये उत्तराखंड में स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा। और इसका एक जो है, ये अल्मोड़ा जो है, यह पहाड़ की एक घारे की नाल के आकार रिज पर स्थित है, तो इसीलिए ये अल्मोड़ा। आप ये याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कल भी ये क्वेश्चन था बिरसा मुंडा के बारे में। देख लीजिए आप, कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था, ये रांची रांची था, क्योंकि ये झारखंड से बिलोंग्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी सही है। अगर इसके बारे में जानिए, बिरसा मुंडा का जो है 3 जनवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूम में गिरफ्तार कर दिया गया था। कब? 3 जनवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। यही 1900 ईस्वी में हैजा से इसकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा बीमारी से? हैजा से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार का जो है डालमिया नगर, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर रेशम
रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशम और सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है किसे, भागलपुर का। तो ये भी क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भागलपुर जो रेशम सिटी किसे कहा जाता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो भागलपुर को कहा जाता है। रेशम और सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है किसे, तो भागलपुर को। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो बताना है जयप्रकाश नरेन, राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती या राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, कब, असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर, बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड इसका एक पुस्तक है, नामक पुस्तक में यह लेखन भी किया था। तो इससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गया। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक, बीपीएससी एडीओ का एग्जाम है और बिहार से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आप बिहार को भी ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए बताते हैं बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले तो वो जान लीजिए, बिहार का कुछ कुल क्षेत्रफल जो है ये आप जान लीजिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्र का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा, क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात किया जाए तो 13वां सबसे बड़ा राज्य तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा जिला है, तो इसमें सबसे छोटा जिला बताना है कौन सा है, तो शिवहर जो है ये भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। बिहार का जो है कुल क्षेत्रफल आपको पता ही चल गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर, कितना, 443 वर्ग किलोमीटर है। अरवल का जो है 637 वर्ग किलोमीटर तथा शेखपुरा का 689 वर्ग किलोमीटर है। जहानाबाद का जो है 1569 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल के है। जबकि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण है, 5229 वर्ग किलोमीटर। तो आपको जो है ये पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना, तो 1530 ईस्वी की बात की जाए तो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक जो था ये कौन था, शेर खां था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम फिर से पढ़ते हैं 13। आप ये देखिए, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, तो एक पदशाहनामा में ये लिखा गया है। किसमें, पदशाहनामा में। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। और मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी। कौन सा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी, जिनमें पंचायत की जागीर को बिहार के अधीन का एक भाग के रूप में दिखाया गया है। पादशाहनामा को मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है, ये तो क्वेश्चन आपको पहले से ही पता होगा। सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये रोहतास में स्थित है। और रोहतास कहाँ है, सासाराम में पड़ता है। सासाराम, रोहतास में जो है सासाराम पड़ता है। आप इस तरीका से याद रखिए इसको। तो सिरसा का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। और सासाराम कहाँ पड़ता है, तो रोहतास में पड़ता है। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है, तो ये सफलतापूर्वक जो है प्रत्यारोपण हो चुका है, तो यूएसए ने किया है।
तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण जरूर जान लीजिए। अमेरिका का मेरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। यह प्रत्यारोपण एक 57 वर्षीय मरीज पर किया गया जो हृदय रोग के आखिरी चरण में था। मानव से मानव में पहला प्रत्यारोपण जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, यह आपको पता होगा। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जाना जाता है ब्लॉकचेन के द्वारा। कैसे जाना जाता है? ब्लॉकचेन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? ऑप्शन आपके आगे सामने दिया गया है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोशिका अरक्तता के कारण इसमें दिखता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस पैर की उम्र किसी पैर की उम्र की गणना की जा सकती है? तो पैर की जो उम्र है वो गणना उसकी किस द्वारा की जाती है? शाखाओं की संख्या की गिनकर, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरों की माप से, पैर की ऊंचाई की माप से, उपयुक्त इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैर की जो उम्र गिना जाता है उसमें जो है आप देख सकते हैं वलय के रूप में एक छल्ला पड़ जाता है, तो उसको गिन के हम लोग पता करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा किसी पैर की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप होती है। पैर पर वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती है, तो उसी को गिन के हम लोग जो है उसका मापन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जमीन से 1 मीटर ऊपर से वो गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 19। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर बताना है। भोजन के भंडारण में मदद करता है, पौधे को आकार देने में, शोषण देने में या प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। पौधे का तने का मुख्य कार्य पौधे को आकार देना होता है। कौन सा? आकार देना, जिससे कि पत्ती पानी पत्तियों तक पहुंच सके एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके एवं पौधा दृढ़ता पूर्वक खड़ा रह सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को भी संग्रहित करता है एवं मरुस्थलीय पौधों में तो तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रिया को भी उत्पन्न करता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगता है? तो नाइट्रोजन की कमी से जो है कीटभक्षी पौधा वो मिट्टी में उगता है। कीटभक्षी पौधा, ये इसका जो आकार होता है ये घारानुमा आकार होता है, एक पिंचर प्लांट इसको कहते हैं। तो वो मतलब उसमें कोई भी मतलब वो जंतु जाने के बाद अगर जैसे ही वो हिलडुल होता है थोड़ा सा भी तो वो मतलब अपना घारानुमा आकार वो मुंह बंद कर लेता है। तो फिर उसमें नाइट्रोजन जो कमी रहता है तो वहाँ तो वो पौधा उग जाता है, फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी रहता है तो धीरे धीरे वो जंतु सरगल के बच जाता है, तो उससे ही अपना भोजन करते हैं, इसलिए इसे कीटभक्षी पौधा के रूप में जाना जाता है। कीटभक्षी पौधा मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर उगते हैं। ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसके कुछ उदाहरण है जैसे पिचर प्लांट है, वीनस है, कोबरा लिली है। इस प्रकार से ये जो सीटेट का आप एग्जाम देते हैं टीचर बनने के लिए वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। तो आप उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो शायद आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत जो कोशिका होती है ये अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुणित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराजय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराजय किसका उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का आपको सूत्र बताना है क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप बताइए। चलिए हम बता देते हैं। लेकिन C6H12O6 जो होता है ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, C6H12O6। तो आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर है 23। 23 नंबर देखिए। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताना है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? यह पादप कोशिका
पादप कोशिका और कोशिका भित्ति की बनी होती है प्रोटोप्लास्ट। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं क्या है। पादप कोशिका पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला रवेदार जालीनुमा व अर्ध तरल पदार्थ जीव द्रव्य इसको प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी संरचना व जल तथा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो क्वथनांक किसका सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो H2O का जो होता है क्वथनांक सबसे अधिक होता है। जे के विकल्पों में जो है मतलब H2O का सूत्र क्या होता है? जल होता है। का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाधिक है। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सर्वाधिक होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यह वायुमंडल के साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे रंग की गैस बनती है। तो ये कौन सी गैस है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NO+O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो साइंस है, थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन करना जरूरी रहता है तो हम कर देते हैं। दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे रंग की रंगीन गैस जो बनाती है ये NO और O2 है। नाइट्रिक जिसको ऑक्साइड कहते हैं, NO को क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। आप ये याद रखेंगे। O2 क्या होता है? ये ऑक्सीजन होता है। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करती है। द्रव ऑक्सीजन तथा कार्बन पेट्रोलियम इत्यादि का मिश्रण आदि विस्फोटक है। तो NO क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। आप ये याद रखेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप कहीं बगल में लिख लीजिए। NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। नीलम यही है। नीलम जिसको या रूबी कहते हैं, इसका एक रासायनिक सूत्र है। चलिए, और इसका जो उपयोग है दृष्टि संबंधी उपकरण और इस एग्जाम्पल के रूप में, चलिए इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह एल्युमिनियम भस्म है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो पता ही दिया, Al2O3 होता है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है, प्राकृतिक में एवं कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। अपनी कठोरता के कारण कई अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होता है, जैसे दृष्टि संबंधी उपकरण, घड़ी के क्रिस्टल, अर्धचालकों के डिपोजिशन आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसने वाली गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बगल में देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड भी दिया हुआ है नहीं, लेकिन नाइट्रस आपको याद रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं, जिसे हम लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर मेथोनोइक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, या उपयुक्त इनमें से अधिक? ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। तो कुछ और है हम बता देते हैं वो। जैसे सिरका में अगर बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल रहता है। कौन सा? सिरका में एसिटिक अम्ल रहता है। सेब में मेलिक अम्ल रहता है। सेब में कौन सा अम्ल रहता है? मेलिक अम्ल रहता है। दूध में लैक्टिक अम्ल रहता है। नींबू का रस इसमें सिट्रिक, कौन सा? सिट्रिक अम्ल रहता है। और अंगूर में टार्टिक अम्ल रहता है। तो जैसे खट्टे पदार्थ में जो टार्टिक अम्ल रहता है, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो इमली का टार्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 28 क्वेश्चन नंबर है 29। थोड़ा आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको पता है तो, नहीं है तो हम तो बता ही रहे हैं और हम बताते ही चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को बताते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से जो हाइड्रोजन गैस और आयरन आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो 7 से अधिक जो है
पीएच मान वो बताना है। तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो है ये 7 से अधिक होता है, ये आपको भी पता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। मानव रक्त मानव रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए इसका मापांक जो है पीएच स्केल होता है। पीएच मान पैमाना 0 से लेकर 14 तक निर्धारित किया जाता है। कितना? 0 से 14 तक। पीएच मान 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है। पीएच मान जिसका 7 हो उसको उदासीन माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर वाला मान को क्षारीय माना जाता है और 7 से कम को अम्लीय माना जाता है। तो प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग है। प्लाज्मा जो है रक्त का अजीवित तरल भाग है। यह रक्त का लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिए, अच्छे से डिस्कशन कीजिए और आगे बढ़िए। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए थोड़ा कम डिस्कशन, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? तो शरीर में शरीर में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन की कमी से जो है ये धनावेशित हो जाएगा। किसी वस्तु के धनावेशित होने का आशय यह है कि वस्तु या शरीर पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी होना, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं तो बॉडी का जो है धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मेल खाते हैं, मतलब दोनों समान रहते हैं, चाहे उसको सेल्सियस पे मापे या फ़ारेनहाइट में मापे, दोनों सेम रहता है। तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों समान रहते हैं। कितना? -40 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 33 देखते हैं, 33 नंबर का। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा या स्थिति में बनता है? इंद्रधनुष बताइए। यह सूर्य पे डिपेंड करता है। सूर्य के ऊपर की स्थिति में नहीं, सूर्य से नीचे की स्थिति में, सूर्य के लेवल में, सूर्य के विपरीत दिशा में। तो आपको पता चल ही गया होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य के विपरीत दिशा में जो है इंद्रधनुष बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ईएनटी ईएनटी जो है ये डॉक्टर उपयोग करते हैं, नाक कान आंख वाले जितना भी ये डॉक्टर है ईएनटी का उपयोग करते हैं। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे नाक हुआ, कान हुआ, अंदर की वस्तुओं से देखने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। तो ईएनटी के बारे में हम अच्छा से समझा देते हैं बिल्कुल विश्लेषण करके। तो ये एक समतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? ईएनटी एक समतल दर्पण होता है। तो चलिए इसको हम जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। ईएनटी जो विशेष है, कान, ई से होता है ईयर, एन से होता है नाक, और टी से थोराइड गला और होता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण का कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए इसका जो है ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लीजिए। ईएनटी वाला सम वो अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। इसका अवतल दर्पण का ये उपयोग करते हैं। नाक कान आंख से संबंधित बीमारी को ईएनटी रोग कहते हैं। ये तीनों अंग आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किसी एक में समस्या आने पर उनके फैलने की पूरी संभावना होती है। यही कारण है कि किसी एक अंग में समस्या होने पर डॉक्टर इन तीनों की जांच करते हैं। तो ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। ईएनटी का प्रयोग जो हम लोग अवतल दर्पण से करते हैं। ईएनटी का प्रयोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईएनटी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ह्यूमन बॉडी है, जुबान है, फिसल जाता है, कभी कुछ बोला जाता है, क्योंकि ऑप्शन ढेर सारा क्वेश्चन रहता है, दिमाग में सारा एक्सप्लेनेशन चलते रहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ईएनटी का जो है प्रयोग अवतल दर्पण के लिए करता है, आप इन्हीं को याद रखेंगे और सही भी है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की ध्वनि की जो है मापन की इकाई, ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो ध्वनि की मात्रा जो डेसिबल में होता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया गया, तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि की मापन की इकाई डेसिबल होती है, जबकि शक्ति की मापन की इकाई वाट होती है। शक्ति की वाट होती है और एम्पियर को विद्युत धारा के रूप में मापा जाता है, मापन की जाती है, और विभवांतर को वोल्ट के रूप में। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए ध्वनि की माप की इकाई जो है वो क्या होता है? तो डेसिबल होता है। ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। किलोग्राम, सेंटीमीटर है
यहाँ अपेक्षित घनत्व के लिए दिया गया है, तो इसके लिए चूज करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से ये कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अपेक्षित घनत्व के लिए जो है पदार्थ के किसी अन्य पदार्थों की अपेक्षा घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस घनत्व की एक मात्रक के रूप में जाना जाता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यह आयामहीन होता है, इसका यह आयामहीन भौतिक मात्रा है, इसका कोई अपेक्षित घनत्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 37। 37 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, यहाँ खाने में लोग अधिक क्या पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चावल। भारत की भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, तो ये चावल है। चावल का विभिन्न किस्म का जो प्रोडक्ट होता है उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 32% धान की खेती होती है लगभग में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है उद्देश्य। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 11 समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य है। और पंचवर्षीय योजना के बारे में देखा जाए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 का मुख्य उद्देश्य समावेशी आर्थिक वृद्धि था। और 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप स्वीकृति प्रदान की गई। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8% जीडीपी की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। कितना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8% जीडीपी की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। जितना भी पंचवर्षीय योजना है आप इनको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का जो है आकलन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम, चलिए इसका देख लीजिए, प्रश्न काल में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम सीएसओ, जिसे सीएसओ कहते हैं या सीएसओ करता है, ये 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का गठन किया गया। तो सीएसओ का जो है, सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ एक संगठन बना दिया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र से ही ज्यादा आय प्राप्त होता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ है, उसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपको परछन बेरोजगारी, इसे कहा जाता है। कौन सा, परछन बेरोजगारी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक आता है, तो थोड़ा डीप में इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, और बीपीएससी एग्जाम लेती है तो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। 43 नंबर का, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया है, बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया है, ये भी अभी तक सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, या भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा,
सी और डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है। भारत की जो है 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे यापन नहीं करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 44। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखभाल संबंधी सेंटर के अनुसार भारत की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग बताना है इसकी बेरोजगारी दर। ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा और आगे भी देखिएगा। करंट अफेयर्स अच्छा खासा पूछ रहा है, तो थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान दे के चलना है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा 8.9%। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किस राज्यों ने धारा 348 दो को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? तो आपको बताना है वो स्टेट कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है होगा। इसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान ने अनुच्छेद 348 दो के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में किसके द्वारा बदलाव किया जा सकता है? तो केवल संसद ही इसका बदलाव कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 47। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सौंपता है। एक उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर उच्च न्यायालय का वो राष्ट्रपति है तो न्यायाधीश है तो वो एक उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में क्या दिया गया है? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा में आपको जाने के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष प्लस होना चाहिए या उससे कुछ भी एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप नॉमिनेशन देने जा रहे हैं कम से कम 25 वर्ष तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 49। भारत का मान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताना है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का माननीय न्यायवादी जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। धन विधेयक पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है? धन विधेयक पेश किया जाता है। तो किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा से ये पेश किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य जो है यदि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये जो है मौलिक अधिकार का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 51 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश से लिया गया है, जो कमेंट करके बताना है। बताइए, नहीं पता तो हम बता देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद बताना है? 112 से 115 अनुच्छेद के बीच में या 1235 के बीच में, 222 से 235 के बीच में। तो ऑप्शन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसे भी आपको पता चल गया होगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 155 में जो है राज्यपाल का हटाना यही सही सुमेलित नहीं है। तो 155 में
क्या दिया गया है वो देख लीजिए। अब पूरा हम बता देते हैं, वो सुन लीजिए। 153 से हम शुरू करते हैं, 156 तक लगभग में है, तो टोटल बता देते हैं। 153 में जो है, राज्य के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में दिया गया है। अनुच्छेद 154 में है, राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार जो होगा, अनुच्छेद 154 में दिया गया है। अनुच्छेद 155 में दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 156 में दिया गया है, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। तो हटाने के इसमें नहीं दिया गया अनुच्छेद 155 में, वो हम आपको क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 का ए जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। भाग 6 राज्य के बारे में दिया गया है, भाग 6 के ए जो है नगर पालिकाएं के बारे में दिया गया है, भाग 9 के ए नगर पालिकाएं के बारे में दिया गया है। भाग 12 जो है ये वित्त संपत्ति एवं संविदाएं और वाद के बारे में दिया गया है। भाग 5 संघ के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? पॉलिटी का एकदम भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 57, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से एक ग्रीन हाउस गैस है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से अधिक जो है ये ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण दिया गया है। तो वो भी हम बता देते हैं कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन ये भी ग्रीन हाउस गैस का कारण बनता है, CFC, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस की जो है अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFC, ये चारों के चारों जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन इनमें से उपयुक्त एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 58, जब मंडल के सभी जीवित जातियों रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर करती है, इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पारितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो जैव विविधता किसमें अधिकतम होती है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है जैव विविधता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं, 10, कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य, क्वेश्चन आप भी पढ़िए, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में, नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। 61 में क्या दिया गया है? किसके लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया गया है? तो राज्य स्तरीय समिति का जो शुभारंभ किया गया, ये किया गया है तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, केरल की शांत घाटी से साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, बताइए, केरल की जो शांत घाटी है साइलेंट वैली के रूप में जिसे जाना जाता है, ये संरक्षित है। ये क्यों संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इनमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसीलिए इसको संरक्षित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सीएए के अंतर्गत सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 64, भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये पूर्वोत्तर राज्य है, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? नगरीकरण जो है वो सर्वाधिक है, वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरीकरण वाला राज्य बताना है सबसे अधिक किसका है। तो गोवा इसका नगरीकरण सर्वाधिक है, तो गोवा का जो है नगरीकरण सर्वाधिक है। गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। यह एक समग्र सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य एवं यह सबसे छोटी समुद्री तट वाला राज्य भी है। सबसे छोटा राज्य भी है और समुद्री तट सबसे छोटा जो है गोवा का ही है। सबसे अधिक किसका है आपको भारत के दृष्टिकोण से बताना है, वो किस राज्य का है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत पामीर के पठार को जो है विश्व का छत कहा जाता है। किसे? पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का नाम क्या है? तो विभिन्न घास का मैदान है, वो बताना है। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घास के मैदान का नाम बताना है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंपास। कौन सा हो जाएगा? पंपास। पामीर के पठार को विश्व की छत के रूप में ये जाना जाता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के मध्य घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका के कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत शीतोष्ण घास के मैदान मैदान को स्थानीय स्तर में पेयरी क्या कहते हैं? पेयरी कहते हैं। वेल्ड अफ्रीका में स्टेपी, यूरोप में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ब्राजील के पठार के पास मैदानों को कहते हैं, ब्राजील के पठारों के पास मैदानों को क्या कहा जाता है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोज कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय परपट्टी के जो है मुख्य खनिज घटक, तो इसका जो खनिज घटक है इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिलिका और मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 70 वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा ये कहाँ से प्राप्त करती है? दीर्घकालीन विकिरण तरंगों से ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडलीय की परतों का सही क्रम है? इसमें सही क्रम बताना है, उसका कौन सा सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, सत्ताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो एक क्रम को आप याद रखिए, क्रम बहुत ज्यादा पूछता है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल एवं बहिर्मंडल इसका एक सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद ग्रह नहीं है? तो वृहद ग्रह नहीं है मतलब वृहद में से बड़ा ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगल जो है एक बड़ा ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में आकार मतलब सबसे बड़े से छोटे के आधार पर बड़े ग्रह जैसे ग्रह होगा बृहस्पति, शनि, वरुण व अरुण है, जबकि मंगल ग्रह आकार में सातवां बड़ा ग्रह है। कौन सा? मंगल ग्रह जो है सातवां सबसे बड़ा ग्रह है, जो केवल बुध ग्रह से बड़ा है, केवल बुध ग्रह से बड़ा है। तो इस प्रकार विकल्प ये सही राइट आंसर है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। ये बिहार स्पेशल में आप पढ़ेंगे खनिज खनिज में, तो वहाँ पे ये सारा आपको पढ़ाया जाएगा। कैमूर पठार मुख्यतः चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। कैमूर का पठार जो है कैसा भाग है? विंध्य पर्वत श्रृंखला का भाग है। क्वेश्चन नंबर 73 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताना है। तो एक बार आप डिस्कशन सुन लीजिए पहले। मध्यवर्ती गंगा का मैदानी कृषि जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर के पठार को छोड़कर
के क्षेत्र शामिल है। यह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मैदान है जो गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रति वर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो इस विकल्प में गंगा के मैदानी कृषि जलवायु की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा। जीटी त्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। बताइए एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पश्चिमी घाट है। अमेरिकी ये एक भूगोलवेत्ता है ग्लेन थॉमस ट्रीवार्थ ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। ट्रीवार्थ के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार की प्रकार का एक क्षेत्र है। ये क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम बिहार एसएससी सीजीएल 3 अभी 4 एग्जाम होने वाली है और 3 में ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में दिया गया है और वहाँ क्वेश्चन पूछा गया वो अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाए तो उसमें जरूर दिया गया है। अगर आप बनाते होंगे तो आपको पता चल गया होगा उसमें, ये क्वेश्चन वहाँ दिया गया है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा इसको मेनगो सावर्स के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय अधिकतम सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ है। किसके देश है, ये बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगाता है। अगर इसका डिस्कशन करते तो हम बता देते हैं। तो भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाती है और इसका लगभग लंबाई बात किया जाए तो 4096 कितना 4096 किलोमीटर है। भारत अपना पड़ोसी देशों के साथ जो है लगभग 15,100 किलोमीटर की स्थलीय सीमा तथा 7516.6 किलोमीटर लंबी द्वीप सहित जो है तट रेखा इसका सीमा ये साझा करता है भारत। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 78, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है या करता है। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपको बताना है। यमुना नदी कौन सा, यमुना गंगा के उत्तरी मैदानी के दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो कौन करती है, ये यमुना नदी करती है। जब आप ये मैप पढ़ेंगे तो वो आपको या बिहार स्पेशल में ये भी पढ़ाया जाता है तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 79, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम और तिब्बत के मध्य चुंबी घाटी स्थित है। कहाँ, सिक्किम और तिब्बत के मध्य चुंबी घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब 80, वेदों की ओर लौटो का ये नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये इसका नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था ये बताना है। 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो की नारा इन्होंने ही दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया। तो पंडित रमाबाई, आप लोग ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो रमाबाई को जो है पंडित का उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोगरे के घर हुआ था और पंडित रमाबाई के नाम नाम से जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सेवा सुधारिका एवं सामाजिक कार्यत्री थी। 1882 में इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की। कितने ईस्वी में, 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज की जो है सभा की स्थापना की, पंडित रमाबाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केसरी और मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी में तथा केसरी मराठी में प्रकाशित किया था। वह स्वराज्य
के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया। किसे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम गीत की जो रचनाकार है ये कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। यह गीत इसके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 84। सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो ये संबंधित है ये है आर्य समाज से। किसे? आर्य समाज से सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 का। और सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में लिखी गई पुस्तक है। इसका संबंध आर्य समाज से है। कितने ईस्वी में? 1875 में ये एक लिखी गई पुस्तक है। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर है 85। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो किस महीने में किया गया था? मई, जून, जुलाई या अगस्त 1857? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा 3 जुलाई 1857 को हुआ था। कब? 3 जुलाई में हुआ था। 3 जुलाई 1857 पटना सिटी। 3 जुलाई 1857 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। किसने? कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर आरा से आते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको सुनना चाहिए क्योंकि ये बिहार के वीर सपूत हैं खास करके। डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नग नगहाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गया। कुंवर सिंह को बोसडी बोसडीन नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों ने 21 अप्रैल 1858 को कब 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई। डगलस और कर्नल कंबोज का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा। 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए। कब? 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 के क्रांति के समय पटना डिवीजन के जो है कमिश्नर के बारे में बताना है वो कौन था? तो विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर कमिश्नर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य प्रमुख था, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी होता था। कौन? तो मुहतसिब आप यहाँ देख सकते हैं। मुहतसिब जो है ये कौन था? लोक आचरण पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 89। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर बताना है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मीर सैयद अली के द्वारा। किसके द्वारा? मीर सैयद अली के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजमनामा मुगल चित्रकारी की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। इसे दस्तान ए अमीर हजमा भी कहा जाता है। यह कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। हजमनामा को संपूर्ण हजमनामा को पूर्ण करने के लिए मीर सैयद अली ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। हुमायूं के समय में दो महान कलाकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल असमद थे। अब्दुस असमद। क्वेश्चन नंबर 89 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो किसने दिया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुखशियर दिया था। किसने दिया था? फर्रुखशियर दिया था। मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। फर्रुखशियर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 91। सल्तनत काल के सिक्के टंका और ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो बताना है आपको। सिक्के टाका
ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चांदी तांबा का ये बने होते हैं। सल्तनत काल में टाका चांदी जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टाका एवं जीतल का अनुपात 1:4 का था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। क्वेश्चन नंबर 92 है, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, तो इसका क्या कारण रहा था? क्वेश्चन नंबर 92 का जो है राइट आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर है 93, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय प्राधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 का बलवन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो ये मोहम्मद गौरी को जो है पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसे? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन का युद्ध जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यह युद्ध थानेश्वर से 14 मील दूर सर सिंह किले के पास हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, कब? 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजय मिली थी। द्वितीय तराइन के युद्ध में जो है इसमें पराजय मिला था, लेकिन प्रथम में इसको विजय मिला था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद जो है इसमें से आपको बताना है वो कौन सा है। ऋग्वेद जो है एक प्राचीनतम प्राचीनतम ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का जो है वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा, जो 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद जो है क्वेश्चन नंबर 97 का, वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ऋग वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में जो है कौन कौन सा वेद होते हैं आपको पता है तो आप बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। इन वेदों के बारे में दूसरे दिन उल्लेख कर देंगे। निम्नलिखित निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेतों के जो निशान मिले हैं ये कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगन से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो बताइए कितने वर्षों तक वहां बारिश नहीं हुआ था? तो यहाँ 900 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? 900 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर है 100 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका है पकी हुई ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेट नंबर 2 खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे सेट नंबर 3। आज का सेशन आपको कैसा लगा, कितना अच्छा क्वेश्चन रहा और इसमें से आपका कितना सही हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।